बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पीरा एक्ट के वो सेक्शन जो प्रैक्टिकली फील्ड में पीरा फोर्स ने इन्फोर्स करवाने हैं, वो हमारा टॉपिक है आज का। हमने आज देखना है कि नॉइजेंस क्या है, किस चैप्टर में है, नॉइजेंस का सेक्शन क्या है, नॉइजेंस की डेफिनेशन को समझेंगे, नॉइजेंस और इंक्रोचमेंट में क्या फर्क है, इमूवेबल और मूवेबल इंक्रोचमेंट क्या है, रिमूवल ऑर्डर कौन जारी कर सकता है, ईपीओ क्या है, ईपीओ किस केस में जारी हो सकता है और किस केस में जारी नहीं हो सकता। तो ये पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको समझना है। पीरा फोर्स ने प्रैक्टिकली इंक्रोचमेंट और नॉइजेंस पे काम करना है और हमारे लिए फील्ड में इन चीजों को समझना इंतहाई जरूरी है कि नॉइजेंस क्या है और ईपीओ कब जारी हो सकता है और इंक्रोचमेंट क्या है, इंक्रोचमेंट और नॉइजेंस में क्या फर्क है। तो हमने देखना है सबसे पहले नॉइजेंस को। नॉइजेंस से रेलिवेंट सेक्शन 34, 35 और 36 है। ये तीन सेक्शन आपने याद रखना है कि ये 34, 35 और 36 ये सेक्शन नॉइजेंस के साथ डील करते हैं और ये कंप्लीट चैप्टर जो है नॉइजेंस और इंक्रोचमेंट के साथ डील करता है, चैप्टर 7। और इंक्रोचमेंट के रेलिवेंट सेक्शन 37, 38 और 39 है। ये सीक्वेंस के साथ चलेंगे। और नॉइजेंस की डेफिनेशन क्लास के सेक्शन 2 में फॉल करती है। इसको आपने देखना है 2 नॉइजेंस की डेफिनेशन और इंक्रोचमेंट की डेफिनेशन के सेक्शन आपको पता होना चाहिए, ये डेफिनेशन क्लॉज में है। सबसे पहले हमने नॉइजेंस की डेफिनेशन को देखना है। नॉइजेंस की डेफिनेशन में आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट, नॉइजेंस में कॉमन इंजरी होनी चाहिए। नॉइजेंस का मतलब ये है कि किसी को कोई खतरा हो, डेंजर हो या अनॉयंस हो, किसी को कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसको हम कहेंगे नॉइजेंस। और नॉइजेंस हमारी होनी चाहिए पब्लिक नॉइजेंस, ये प्राइवेट नॉइजेंस से डील नहीं करता। पीरा एक्ट प्राइवेट नॉइजेंस से डील नहीं करता, ये पब्लिक नॉइजेंस से डील करता है। और पब्लिक नॉइजेंस से मुराद ये है कि जहां पर तमाम लोग मुतासिर हो रहे हों तो वो उसको हम कहेंगे पब्लिक नॉइजेंस। अब इन सेक्शंस को आपने याद रखना है। सेक्शन 35 और 36 में इन्फोर्समेंट ऑफिसर और 36 में हियरिंग ऑफिसर जो है ये बिलतरतीब काम करेंगे और इनकी पावर्स बताई गई हैं कि जब नॉइजेंस का मैटर होगा तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और हियरिंग ऑफिसर का क्या काम होगा। सबसे पहले नॉइजेंस के लिए एप्लीकेशन आएगी। एप्लीकेशन आने के बाद इसको आपने सेक्शन 34 को आपने पढ़ना है, ये 34 में बताया गया है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन आने के बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने साइट को इंस्पेक्ट करना है, उसको देखना है। अगर वहां पर नॉइजेंस एग्जिस्ट करती है और इन्फोर्समेंट ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है कि वाकई नॉइजेंस मौजूद है, पब्लिक नॉइजेंस का ये मैटर है, तो इस सूरत में इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईपीओ जारी करेगा। ये बात मैं सिर्फ टू द पॉइंट आपको बता रहा हूं जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ यही बात ध्यान में रखनी है, ये वो चीजें हैं जो पेपर में आने वाली है। नॉइजेंस पे ईपीओ कौन जारी करेगा? इन्फोर्समेंट ऑफिसर जारी करेगा। एप्लीकेशन जिसको भी दें, एसडीओ को देंगे, हियरिंग ऑफिसर को देंगे, बोर्ड को देंगे या अथॉरिटी को देंगे, तो मैटर रेफर होगा इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास। इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने नॉइजेंस को देखना है। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि नॉइजेंस है तो इसने जारी करना है ईपीओ। ईपीओ क्या है? ईपीओ है इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी हो गया। अब नेक्स्ट क्या होना है?
अब ये जो मैं टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूं ये आपने याद रखना है, ये पेपर में आएगा कि 15 दिन का टाइम होगा, इसमें ईपीओ में 15 दिन का टाइम होगा कि या तो ऑर्डर की कंप्लाइंस कर दो, ऑर्डर की तामील कर दो, नॉइजेस को हटा दो, या आपके पास 15 दिन का टाइम है दोनों सूरतों में कि आप एचओ के पास, हियरिंग ऑफिसर के पास रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दो। ऑफेंडर के पास दो ऑप्शन हैं, जब ईपीओ जारी होगा तो उसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो नॉइजेंस को रिमूव कर दे या फिर रिप्रेजेंटेशन फाइल करे उस ईपीओ के अगेंस्ट, उस ईपीओ को खत्म करवाने के लिए हियरिंग ऑफिसर के पास जाए कि ये जो ईपीओ जारी हुआ ये इलीगली हुआ, ये लीगल ऑर्डर नहीं है, मैंने कोई नॉइजेंस क्रिएट नहीं की, ये उसने साबित करना है रिप्रेजेंटेशन में। अब ये दोनों नहीं करता, ना 15 दिन में ऑफेंडर रिप्रेजेंटेशन फाइल करता है हियरिंग ऑफिसर के पास, और ना ही ये साहब क्या करते हैं, ना ही इस ऑर्डर की तामील करते हैं। दो काम इसने करने थे, दोनों नहीं किए, तो फिर क्या होगा? फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने क्या करना है? इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने ईपीओ को इन्फोर्स करवाना है। नहीं किया ना इसने, कंप्लाई विद नहीं किया, अब इसने अपनी फोर्स के साथ इसने इन्फोर्स करवाना है इस ऑर्डर को। ईपीओ इन्फोर्स करवाएगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और फर्दर इसके पास जो भी पावर्स हैं, फाइन की है, एफआईआर की है, कॉन्फिस्केशन की है, प्रीमिसेस को सील करने की पावर है, जो भी चाहे ये कर सकता है। यहां तक तो हमारी बात हुई कंप्लीट। अब सेक्शन 35 में इन्फोर्समेंट ऑफिसर का एक्शन था और सेक्शन 36 में हियरिंग ऑफिसर का सेक्शन था। अब ये इसने क्या किया? रिप्रेजेंटेशन फाइल कर दी। मैंने पहली सिचुएशन बताई थी कि ये दोनों काम नहीं करता, ना ये ऑर्डर को कंप्लाई करता है और ना ही रिप्रेजेंटेशन फाइल करता है। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या करेगा? ईपीओ को इन्फोर्स करवा देगा। अब अगर दूसरी सिचुएशन ये है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये रिप्रेजेंटेशन फाइल कर देता है, तो समात आ जाएगी हियरिंग ऑफिसर के पास, और हियरिंग ऑफिसर ने सारे मैटर को देखना है। सारे मैटर को देखने के बाद इसके पास पावर्स है कि ये हियरिंग ऑफिसर के पास, मैं आपको टू द पॉइंट चीजें बता रहा हूं जो पेपर में आने वाली हैं, प्लीज इनको आप अच्छी तरह से देखें, केयरफुली लेक्चर को सुने, दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो पेपर दे रहे हैं। अब देखें, रिप्रेजेंटेशन फाइल हो गई, हम आ गए हियरिंग ऑफिसर के पास। तो ये हियरिंग ऑफिसर की पावर है कि ईपीओ को सस्पेंड कर दे, और इसके सस्पेंड होने का मतलब ये है कि जब तक 60 डेज का टाइम होता है, हमने पढ़ा था 60 डेज में, 60 दिन में इसका फैसला होना है। अब जब तक रिप्रेजेंटेशन का फैसला नहीं हो जाता तो ईपीओ सस्पेंड रहेगा। जब तक रिप्रेजेंटेशन का फैसला नहीं हो जाता, इसका टाइम फ्रेम 60 डेज है, 60 दिन के अंदर ये डिसाइड होनी है, और 60 दिन में जिस दिन तक फैसला नहीं होता ईपीओ सस्पेंड होगा। अब हियरिंग ऑफिसर क्या कर सकता है? ईपीओ को कैंसिल कर सकता है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का किया हुआ ऑर्डर, जिसको हम इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर कहते हैं, जो उसने मौके पर जाकर किया था, तो उस ऑर्डर को हियरिंग ऑफिसर कैंसिल कर सकता है, इस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है, कुछ तब्दीलियां कर सकता है। इसका मतलब है मॉडिफाई करना, उसमें कुछ तब्दीलियां करना, और कुछ वो ऑर्डर जो है वो सेम रहेगा। इसके पास तीसरी पावर है कि इसको कन्वर्ट कर सकता है। अब ये देखता है कि ये ऑर्डर ईपीओ बिल्कुल ठीक हुआ था, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की कार्रवाई एज पर लॉ थी, कोई इलीगैलिटी नहीं थी, तो फिर हियरिंग ऑफिसर इस ऑर्डर को कन्वर्ट कर देगा एब्सल्यूट ऑर्डर में। हियरिंग ऑफिसर क्या कर देगा? एब्सल्यूट ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा ईपीओ को।
ये हमारा नॉइजेंस का टॉपिक था। आपने नॉइजेंस को इतना करना है, ये आपके लिए काफी है। अगर ये चीजें आपको याद रह गई तो पेपर इससे बाहर नहीं आने वाला। अब दूसरे नंबर पे हमने करना है इंक्रोचमेंट को। इंक्रोचमेंट के रेलिवेंट सेक्शन 37, 38 और 39 है। इनको आप सेक्शंस को ज़हन नशीन रखेंगे। अब इंक्रोचमेंट की दो काइंड्स हैं, सबको पता होगा, मूवेबल और इमूवेबल। अब इसमें हमने टाइम फ्रेम को देखना है और ऑफिसर्स की पावर देखनी है कि मूवेबल इंक्रोचमेंट कौन ऑफिसर रिमूव कर सकता है और इमूवेबल इंक्रोचमेंट कौन सा ऑफिसर रिमूव कर सकता है। एक बात याद रखनी है कि नॉइजेंस के मैटर में ईपीओ जारी हो सकता है जस्ट, इंक्रोचमेंट के मैटर में ईपीओ जारी नहीं हो सकता। ईपीओ का कॉन्सेप्ट इंक्रोचमेंट के मैटर में नहीं होगा। जो इंक्रोचमेंट के केसेस होंगे वहां पर ईपीओ जारी नहीं होगा। ईपीओ जस्ट नॉइजेंस के केसेस में जारी हो सकता है। अब सबसे पहले हम मूवेबल इंक्रोचमेंट को देखेंगे। मूवेबल इंक्रोचमेंट को रिमूव करने की अथॉरिटी आपने याद रखनी है। कौन सी पावर है जो मूवेबल इंक्रोचमेंट को रिमूव कर सकती है? वो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर मूवेबल इंक्रोचमेंट को रिमूव कर सकता है। और प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर ये होगा कि जब कोई कंप्लेंट आएगी या वो खुद से इस पावर को देखता है कि कोई मूवेबल इंक्रोचमेंट हो रही है, तो इसमें सबसे पहले 3 दिन का टाइम देना है, शो कॉज नोटिस। ये शो कॉज नोटिस जारी करेगा कि 3 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब दें जो इंक्रोचमेंट आप कर रहे हैं। और ये इंक्रोचमेंट किससे रिलेटेड होगी? मूवेबल मैटर से मूवेबल इंक्रोचमेंट होगी। रिमूवल दूसरे नंबर पे या ये शो कॉज नोटिस दे दे या रिमूवल ऑर्डर जारी कर दे कि 3 दिन के अंदर अंदर मूवेबल इंक्रोचमेंट को रिमूव कर दें। कौन कर सकता है? इंफोर्समेंट ऑफिसर। एक बात आपने याद रखनी है कि नॉइजेंस के मैटर में हमने पब्लिक नॉइजेंस को देखा था, अब इंक्रोचमेंट को देख रहे हैं। तो इंक्रोचमेंट स्टेट प्रॉपर्टी पर होगी, बस ये स्टेट प्रॉपर्टी पर होगी। इंक्रोचमेंट जस्ट स्टेट प्रॉपर्टी पर हो सकती है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट के मामला जो हैं वो पीरा डील नहीं करेगा। अब 3 दिन का टाइम मिल गया रिमूवल ऑर्डर का कि 3 दिन के अंदर अंदर इंक्रोचमेंट को, मूवेबल इंक्रोचमेंट को रिमूव करें। अगर इलीगल अकोपायर इन ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं करता तो इंफोर्समेंट ऑफिसर इस ऑर्डर को फोर्सफुली इन्फोर्स करवाएगा। आपने टाइम फ्रेम याद रखना है कि जब बात मूवेबल इंक्रोचमेंट की होगी तो सबसे पहले 3 दिन का नोटिस इलीगल अकोपायर को देना जरूरी होगा। 3 दिन का नोटिस इलीगल अकोपायर को देंगे। उसके बाद अगर वो कंप्लाई नहीं करता, हुक्म की तामील नहीं करता, रिमूवल ऑर्डर की तामील नहीं करता, तो फिर फर्दर कार्रवाई हो सकती है। फिर वो जिस तरह का चाहे कर सकता है। फोर्समेंट ऑफिसर के जो इख्तियारात हैं, एफआईआर देने के हैं, फाइन करने के हैं, कॉन्फिस्केशन के हैं, प्रीमिसेस को सील करने के हैं, वगैरह वगैरह। तो फिर उनमें से किसी भी पावर को यूज कर सकता है। दूसरे नंबर पे इमूवेबल इंक्रोचमेंट। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। इमूवेबल इंक्रोचमेंट है किसी जमीन पर कोई काबिज है जो इलीगल ऑक्युपायर है, तो उसको रिमूव हमने करवाना है। तो तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार ये होगा कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर रिपोर्ट भेजेगा, इंस्पेक्ट करेगा मामला को, मौके पर जाके देखेगा, उसकी रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट जाएगी हियरिंग ऑफिसर के पास। और इसको 15 दिन का, इलीगल ऑक्युपायर को 15 दिन का टाइम मिलेगा। बात हमने मूवेबल इंक्रोचमेंट की थी तो 3 दिन का टाइम था। इमूवेबल इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं तो 15 दिन का टाइम है।
15 दिन के अंदर अंदर इसने इमूवेबल इंक्रोचमेंट को खत्म करना है, छोड़ देना है। गैर कानूनी काबिज जो है उसने कब्जा छोड़ना है। अगर वो कब्जा नहीं छोड़ता 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अगर वो कब्जा नहीं छोड़ता तो हियरिंग ऑफिसर ने डायरेक्शन देनी है एसडीईओ को। हियरिंग ऑफिसर ने, ये है आपका एमसीक्यूज बनने वाला, ये मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूं वही आपके क्वेश्चन बनने हैं। अब हियरिंग ऑफिसर एसडीओ को डायरेक्शन देगा कि गैर कानूनी काबिज से कब्जा लें, कब्जा इससे वापस लें, इसको बेदखल करें और जिस डिपार्टमेंट की या स्टेट की जो प्रॉपर्टी है उसको उसके हवाले करें। तो ये हमने देखा इंक्रोचमेंट को, हमारी मूवेबल और इमूवेबल इंक्रोचमेंट से जो क्वेश्चन पेपर के लिहाज से बनने थे हमने उनको देख लिया है। हमने सेक्शन याद रखने हैं, चैप्टर याद रखना है और इसकी डेफिनेशंस को देख लेना है और इनके जो टाइम फ्रेम है 60 डेज कहाँ पे हैं, 3 डेज कहाँ पे हैं, 15 डेज कहाँ पे हैं और यहाँ पर 15 डेज कहाँ पे हैं। इन सब चीज़ों को आप गौर से देख लें, इसके नोट्स बना लें या बुक से देख लें। ये चीज़ें आपके जहन नशीन हो गई तो यही पेपर में आनी है। इसके अलावा इस चैप्टर से पेपर में आने वाली कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशन एंड प्रोसीजर रूल्स का है। हम रूल्स को पढ़ेंगे। अगला लेक्चर हमारा रूल्स का होगा और पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसका मैं एक लेक्चर बनाऊंगा। उसमें मैं सारे आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बता दूंगा, इम्पोर्टेंट सेक्शंस बता दूंगा जो आपके करने वाले हैं। उसका सिर्फ एक लेक्चर होगा। इसके बाद हमारा रूल्स का लेक्चर होगा। एक सिंगल लेक्चर में पूरे रूल्स को कोशिश करूंगा कवर करूं या मैक्सिमम हो सकता है 2 लेक्चर हो जाए। उसके बाद हम शेड्यूल लॉस पे आएंगे। लीगल मैक्सिम्स पे भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा। लीगल मैक्सिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और लीगल जो मैक्सिम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले हैं। 10 नंबर का पेपर आएगा मैक्सिम से और रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन से। तो आपने मुझे फॉलो करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक्स करें, मेरी सपोर्ट करें। अगर मुझे अप्रिशिएशन आपकी तरफ से मिलती रहेगी तो मैं आपको वो सारी चीज़ें करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है और जो पेपर में आने वाली है।